आज का ये क्लास होने वाला है बायोलॉजी का। बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लेते हैं, लेकिन बच जाता है सब्जेक्टिव, जो आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो वही हम सब्जेक्टिव, इसमें आपका अंतर भी है, चित्र भी है, सभी जितना आपको एग्जाम में आ सकता है सभी चीज़ में इंक्लूड कर लिए हुए हैं। तो सभी चीज़ में दिया जाएगा आपको सब्जेक्टिव प्रश्न में। ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिएगा, या फिर वो भी हम करवा देंगे, एक और क्लास लाएंगे वो पूरा इसमें ऑब्जेक्टिव करवा देंगे बायोलॉजी का, क्योंकि आपका बायोलॉजी सबसे पहले, तो इसको आप देखना स्टार्ट करते हैं सबसे पहला प्रश्न से देखिए। और सब्जेक्टिव में लगभग बात करें तो यही आपका 20-25 प्रश्न रहेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या करा है कि किशोर चरण। आपके एग्जाम में आ सकता है किशोर चरण क्या है, किशोर चरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि जुवेनाइल फेज इसका इंग्लिश में बोलते हैं। इसको आप हिंदी में भी करके दे सकता है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो इंग्लिश वाला जो नाम होता है उसको हिंदी में करके देता है ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था से होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था, उनकी वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है, यानी सभी जीवों में ये अलग अलग होती है किशोर चरण। आपका भी बात करें तो ये 12 से 13-14 इसी के वर्ष में जो किशोर चरण होता है लड़कों में शुरू होती है। लड़कियों में अलग अलग एज में 13-14 इसी में कुछ शुरू होती है। तो सभी का जो होते हैं, सभी जीव के जो किशोर चरण जो होते हैं, जिसमें ना ही वो बालक कहा जाता है ना ही वो युवा कहा जाता है, दोनों के बीच का जो होता है ना अवस्था, उसको बोलते हैं किशोरावस्था। और आपका अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न आएगा तो आपको लिख देना है, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताएं जहाँ नर एवं मादा युग्मोद्भीत का विकास होता है। एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताने के लिए कहा जा रहा है जहाँ पर नर एवं मादा युग्मोद्भीत का विकास होता है। उत्तर, एक आवृतबीजी पुष्प में नर युग्मोद्भीत का विकास पराग कोश के पराग पुटी में होता है तथा मादा युग्मोद्भीत का विकास बीजांड के बीजांडकाय में होता है। क्या? बीजांड के बीजांडकाय में इसका विकास होता है। ये दो प्रश्न आपका क्लियर हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब एक अंतर है, लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। बोले थे ना आपका अंतर भी है, और चाहते पिक्चर जो चित्र होता है ना, चित्र भी ला दिए हुए, क्योंकि आप परीक्षा में तो अंतर चित्र सभी सेम होता है ना, कोई छाट तो नहीं देता है कि यह बनाइए ये बनाइए, कुछ सबका सेम होता है, इसलिए बता रहे हैं। लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर जो है वो इस प्रकार है, यहाँ पे है लघु बीजाणुधानी, यहाँ पे है गुरु बीजाणुधानी। चलिए लघु बीजाणुधानी का कारण समझते हैं। यह लघु बीजाणु मादा कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, यह जो लघु बीजाणु है मादा कोशिका से लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया है। और दूसरा यह गुरु बीजाणु, क्या है कि गुरु बीजाणु मादा कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया है। ये गुरु बीजाणु का निर्माण करता है और यह लघु बीजाणु का निर्माण करता है। यह परागकोश के परागपुटी के अंदर होता है और यह बीजांड के बीजांडकाय भाग के अंदर होता है, यानी बीजांड का जो बीजांडकाय भाग है तो उसका अंदर होता है, और एक परागकोश की जो परागपुटी जो होती है ये उसके अंदर पाया जाता है। दोनों अलग अलग अंतरों में पाया जाता है। ये था आपका ये प्रश्न, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच अंतर स्पष्ट करें। और ये बात करिए MBBI है, इसको आप कैसे भी करके इसको तो एक दो बार देख लेंगे तो ये आपका याद हो ही जाएगा। ये सब प्रश्न आप पढ़े भी होंगे। अगला चित्र है, एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए एक अस्पष्ट और साफ सुथरा नामांकित चित्र बनाएं। एक प्रारूपी आवृतबीजी बीजांड के भाव का विवरण दिखाते हुए एक स्पष्ट, आपको इसमें लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब देखिए इस प्रकार चित्र है, सो हमको चित्र बनाना आता नहीं है। आपको ये अगर टाइपिंग नहीं होता तो हम नहीं भी बना पाते। आपको देखिए, और साथ साथ नाम लिखना इंपॉर्टेंट, जितना आपको चित्र बनाना इंपॉर्टेंट है नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप नहीं लिख पाएंगे और चित्र बना देंगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा, ये आपको याद रखना है। और साथ ही इसका प्रैक्टिस भी आपको चाहिए। हमको तो चित्र बनाना नहीं आता है, हम अपने क्लास में भी नहीं बनाते, चित्र वाला प्रश्न छोड़ दिए थे। और आपको भी चित्र बनाने की कला है तो ही आपको चित्र बनाना है, वरना कि नहीं बनाना है। आपको प्रश्न छोड़ने का भी ऑप्शन होता है, उसको छोड़िए और अगला भी प्रश्न हो उसको बनाना होता है, ठीक है। ये चित्र लेकिन इंपॉर्टेंट है तो हम बता दे रहे हैं। ये आपका चित्र अगर तैयार कर लीजिएगा, आप चित्र बनाना अगर आपको आता है तो ये प्रश्न को थोड़ा सा अभ्यास कर लेंगे। और अगला है कि एक स्पष्ट व साफ सुथरे चित्र द्वारा परिपक्व मादा युग्मोद्भीत के साथ कोशिकीय 8 न्यूक्लिएट केंद्रक प्रकृति की व्याख्या करें। ये भी चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चित्र बना सकते हैं तो ये बनाकर प्रैक्टिस कर लेना है, एग्जाम में ये चित्र वाला बनाना आ सकता है। प्रतिवय स्रोत देखिए, ध्रुवीय केंद्रक, केंद्रीय कोशिका, अंड, सहायक कोशिका, तंतुरूपी समूची, इस प्रकार से सभी आ सकते हैं। ये भी प्रश्न जो है चित्र बनाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, बीज पत्रधार और बीज पत्रोरिका में अंतर बताएं। बीज पत्रधार और बीज पत्रोपारिक में अंतर बताने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे देखिए बीज पत्रधार यहाँ पे है और यहाँ पे बीज पत्रीपारिक यहाँ पे है। देखिए बीज पत्रधार में बीज पत्रों के स्तर से नीचे बेलनाकार प्रोटीन होती है। क्या होती है? बेलनाकार प्रोटीन होती है। और इसमें बीज पत्रोपारिक बीज पत्र के स्तर के ऊपर भ्रूणीय अक्ष की यह प्रोटीन होती है। यह मूलात सिर या मूलज के शीर्षास्थ पर समाप्त होती है तब मूल गोप द्वारा आवृत होती है। और दूसरा इसमें है कि यह प्राकुर
या स्तंभ सिर पर प्राय समाप्त होती है। दोनों का अलग अलग है, दोनों का अंतर अलग अलग, तभी तो इसको बुलाया जाता है अंतर। यानी कि इसमें बताया था कि ये कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ये कैसे भिन्न है, दोनों में अंतर क्या है अगर अलग अलग होने का। तो ये अंतर जो है लगभग 2 से 3 अंतर तो हम हर साल पूछा जाता है, और चित्र बनाने में भी 2-3 पूछ ही लिया जाता है, और बाकी सब प्रश्न तो रहता ही है। और देखिए प्राकुर चोल और थोड़ा मूलांकुर चोल में अंतर स्पष्ट करें। एक होता है प्राकुर चोल और दूसरा होता है मूलांकुर चोल। जो प्राकुर चोल की बात करें तो ये बीज पत्रोपारिक में प्ररोह शीर्षक तक कुछ आदि कलंकी पर्ण होते हैं जो एक खोखला पर्णीय संरचना को घेरते हैं, जिसे प्राकुर चोल कहते हैं। और ये मूलांकुर चोल क्या कि प्रशल्क के निचले सिरे पर भ्रूणीय अक्ष में एक गोलाकार और मूल आवरण एक बिना विभेदित पत्र से आवृत होता है, जिसे मूलांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखिए आगे अगला प्रश्न, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? एक जो सेब होता है उसको आभासी फल क्यों कहा जाता है? पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? पुष्प का कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि फल की रचना करता है? या फिर एक सेब जो होता है उसको आभासी फल क्यों कहते हैं? तो आपका ये प्रश्न आ सकता है। देखिए हम पढ़ाते हैं वो प्रश्न कहीं नहीं मिलता होगा, क्योंकि वो सीधे परीक्षा में मिलने वाला है। देखिए एक सेब को आभासी फल कहते हैं क्योंकि यह अंडाशय की जगह पुष्पासन से विकसित होता है। क्या होता है? ये अंडाशय जो होता है, अंडाशय की जगह ये अंडाशय से न कोई पुष्पासन से तो वहाँ से विकसित होता है। पुष्प में अंडाशय फल की रचना करता है। पुष्प में जो होता है वो अंडाशय जो होता है वही फल की रचना करता है। और ये देखिए अगला प्रश्न है कि विपुंसन से आप क्या तात्पर्य, या फिर विपुंसन से आप क्या समझते हैं? विपुंसन से क्या है ये भी आपका पूछ सकता है। एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो कैसे लिखना है आपके एग्जाम में? मान लीजिए ये प्रश्न आ गया तो लिखना है कि पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कालिका से पराग कोश का निष्कासन विपुंसन कहलाता है। पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश का निष्कासन, वहाँ से जो एक तरफ से बाहर निकल निष्कासन, तो वही विपुंसन कहलाता है। एक पादप प्रजनक इसका उपयोग इसके वत्तिकाग्र को अवांछित परागों के बचाने के लिए करता है। यह कृत्रिम संकरीकरण में उपयोगी है जहां अपेक्षित परागों की आवश्यकता होती है। क्या अपेक्षित जो पराग होते हैं वहाँ पे जरूरत होती है तो वही पे काम आता है। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट था। ये दोनों प्रश्न इस जितना प्रश्न करवा रहे हैं सभी आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए कि पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। पुरुष जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो हम ला दी हुई, जिसे आपको इस प्रकार से आपको बुक में भी दिखता होगा। आपको कैसे आपको बनाना है आप खुद समझे। ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट था, हम बता दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। ये प्रश्न है स्त्री जनन तंत्र का एक नामांकित आरेख चित्र बनाइए। स्त्री जनन तंत्र, इसका एक चित्र बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये होता है स्त्री जनन तंत्र, इसको ही हम बोलते हैं स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र इसको बोलते हैं। अब इसको आपको चित्र बनाकर प्रैक्टिस कर लेंगे, ये आपकी परीक्षाओं में आ सकती है। अगला देखिए ये प्रश्न जो क्या कर रहा है कि वृषण तथा अंडाशय के बारे में प्रत्येक के दो प्रमुख कार्यों का वर्णन करें। वृषण और अंडाशय का दो उनके क्या क्या कार्य होते हैं, इसमें दो कार्य आपको लिखना है। वृषण के 2 प्रमुख कार्य आपको लिखना है। उसके बाद शुक्राणुजनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु का उत्पादन। सबसे पहले किसका कार्य हम देख रहे हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आप शुक्राणु जो होता है इसका नहीं, वृषण का सबसे पहले कार्य देख रहे हैं। वृषण के 2 प्रमुख कार्य, शुक्राणुजनन की प्रक्रिया द्वारा शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु का उत्पादन, लीडिंग कोशिकाओं द्वारा नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो होता है उसका उत्पादन होता है। ये था आपका वृषण के प्रमुख 2 कार्य। अब आते हैं अंडाशय। अंडाशय के 2 प्रमुख कार्य। अंडाशय अंड जनन प्रक्रिया के द्वारा अंडाणुओं का उत्पादन, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन। ये होता है अंड जनन के प्रमुख कार्य, यानी कि अंड जनन प्रक्रिया द्वारा अंडाणुओं का उत्पादन और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन, ये होता है। चलिए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला जो प्रश्न देखिए, शुक्राणु का नामांकित आरेख चित्र बनाइए। शुक्राणु कैसे बनाया जाता है? देखिए ये चित्र है शुक्राणु का, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में बनाना है। अगर ये प्रश्न आता है तो ये बहुत आसान होता है, इसको तो आसान बना सकते हैं। सिर्फ इसका नाम होता है ये याद रखिएगा कि इसको क्या कहते हैं। इसको ये वाला भाग जो लिखा हुआ ना, इस पर आपको नंबर दिया जाता है। तो ये बात हमको पहले बताए थे और अभी बता रहे हैं, इस पर निश्चित रूप से आपको गौर करना है। अगला प्रश्न देखिए, पुरुष के सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है? पुरुष के जो सहायक नलिकाओं एवं ग्रंथियों के जो प्रमुख कार्य, मुख्य जो कार्य होते हैं उसके कार्य क्या है? पुरुष के सहायक नलिकाओं का प्रमुख कार्य वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडारण तथा मूत्र मार्ग जो होता है उनका बाहर स्थानांतरण निकलना का होता है, इसको कहलाता है। पुरुष के सहायक ग्रंथियों का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। शुक्राशय ग्रंथि, यह फ्रुक्टोज यानी कि फल शर्करा का यह स्राव होता है जो शुक्राणु तथा पोस्टग्लैंड्स के द्वारा ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है, जो मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। पुरस्थ यानी कि पुरस्थ मतलब ये प्रोस्टेट ग्रंथि कैल्शियम का स्राव होता है जो मूत्र की अम्लीयता को उदासीन कर देता है।
जो मूत्र की जो रंग होता है उसको जो अलीजा था, क्या बोलते हैं उसको, अम्लीयता जो होती है उसको उदासीन में चेंज कर देता है, बदल देता है। ब्लबोयूरेथ्रल ग्रंथि, जो बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होता है इसका स्त्राव मैथुन के द्वारा, यानी कि जो आप संभोग करते हैं नर और पुरुष यानी कि स्त्री और मादा, तो इसका जो क्या कहते हैं बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि होता है इसका स्त्राव मैथुन के द्वारा शिश्न में स्नेहन यानी कि लुब्रिकेशन प्रदान करने में भी सहायक होता है। आगे आते हैं अगला प्रश्न। ये प्रश्न देखिए क्या है कि जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाए जिन पर आज के परिदृश्य के विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जनन स्वास्थ्य ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनन स्वास्थ्य के वे पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि लोगों के बीच सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं, यानी कि लोगों के बीच जो सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं यानी यौन संचारित जो रोग होते हैं, जो कि यौन क्रिया के दौरान जो रोग उत्पन्न होते हैं, बहुत सारे रोग है, उदाहरण के एड्स तो सबसे बड़ा रोग है, उसके आसपास भी बहुत सारे रोग होते हैं जो कि यौन क्रिया से सिर्फ होते हैं, मुझे शारीरिक संबंध बनाने के होते हैं। उपलब्ध जन्म नियंत्रक, जो जन्म जो होने के जो नियंत्रण लगाया जा सकता है उसे कम किया जा सकता है विकल्पों। गर्भवती जो माताओं की देखभाल, किशोरावस्था के बारे में जागरूकता पैदा करना कि कब वो किशोरावस्था के चरण में आ चुकी है, इसके बारे में जानकारी जो है बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और लोगों को जनन संबंधी समस्याएं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचारित रोगों, गर्भपात, गर्भ निरोधकों, ऋतुस्राव संबंधी समस्याओं, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना। ये होता है जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाएं, ये सब जरूरी है। ये दो पहलू बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या विस्फोट के कारण बताने के लिए कहा जाए कौन कौन से कारण है जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण है। मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, मृत्यु दर जो होती है उसमें तीव्र गिरावट, मातृ मृत्यु दर में कमी, शिशु मृत्यु दर में कमी और जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, ये सभी है। और देखिए क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग जो है वह न्यायोचित है, कारण बताने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन हाँ, गर्भ निरोधकों का उपयोग जो है वह न्यायोचित है क्योंकि तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में यह सहायक होता है। यह कामेक्षा, प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक नहीं होता। जो कामेक्षा होती है, जो काम भावना की जो इच्छा होती है उसमें, और प्रेरणा मैथुन की जो क्रिया होती है उसमें बाधक ये नहीं होता है। क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है। गर्भ निरोधक जो इसका उपयोग किया जाता है इसी कारण कि बच्चे को जन्म दर को कम किया जा सके, इसके लिए ये अवांछित गर्भ धारण को रोकने और यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करने में भी ये बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अगला प्रश्न देखिए, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए, और किसको यौन संचारित रोग के संपर्क में आने पर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो उसे कैसे बचा जाए, सबसे बड़ा ये सवाल होता है। तो किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। और उपाय कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो यौन संचारित रोगों से बचने के लिए जो उपाय हुआ है कि किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, ये सबसे बड़ा कारण है। नहीं तो आपको बहुत सारे यौन संचारित रोग का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी अन्य जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, चाहे वो किसी भी हो, मतिभूत होकर जो सेक्स की भावना के नहीं रखना चाहिए, या फिर संबंध नहीं बनाना चाहिए। मैथुन के समय सदैव, जब भी आप मैथुन के समय क्रिया करें तो आपको कंडोम का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है जो शिश्न में जो वीर्य जो होता है वो नहीं जाता है आगे, उसमें ही रह जाता है, जिसके कारण क्या होता है यौन संचारित रोग से आप बच सकते हैं। क्योंकि जब मैथुन क्रिया ही नहीं होगी तो ये यौन संचारित रोग ऐसा, यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य जो बहुत अच्छे डॉक्टर से मिले और रोग का पता चले तो पूरा इलाज करें। रोग का सबसे पहले पता चला है, क्योंकि जब छोटे जी चीज़ होते हैं उसे बड़ा होने पर जो होता है बहुत बड़ा रोग बन सकता है, इसलिए छोटे से इसका निदान करना शुरू कर देना चाहिए। और आगे देखिए अगला प्रश्न है, मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे चुनने क्या लाभ हुए। मेंडल ने जो मटर के पौधे को चुनाव किया था, उस पर प्रयोग किए थे, इसका क्या क्या लाभ हुए इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने के निम्नलिखित लाभ हुए, और वो लाभ कौन कौन से चलिए देखते हैं। मटर में दिखाई देने वाले कुछ विपरीत लक्षण जो है इस प्रकार है। चिकने या झुर्रीदार बीज, पीले या हरे बीज, चिकनी या फूली हुई कलियाँ, हरी या पीली फलियाँ, लंबे या बौने पौधे, स्वपरागण के फलस्वरूप कई पीढ़ियों तक समान लक्षण के संततियों का उत्पादन होता है। मटर के पौधे का जीवन काल जो होता है वो छोटा होता है। मटर का जो पौधा उसका जीवन काल छोटा कहा जाता है, और एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं। एक जो पीढ़ी होते हैं उसमें अनेक प्रकार के बीज जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, देखिए अगला प्रश्न ये प्रश्न देखिए, प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट करें। प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है यह स्पष्ट करने के बाद यह भी आपका MVVI प्रश्न है। MVVI प्रश्न है, इसको भी आपको ध्यान देना चाहिए इस पर कि प्रभाविता और अप्रभाविता के अंतर बताइए। तो प्रभाविता यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे अप्रभाविता है।
प्रभाविता युग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति अप्रभाविता कारकों की उपस्थिति में भी हो सकती है, और ये अप्रभाविता युग्म विकल्पी की अभिव्यक्ति प्रभाविता कारक की उपस्थिति में नहीं हो सकती है। दृश्य प्रारूप पर अपना प्रभाव उत्पन्न करने के लिए इसे किसी अन्य समान युग्म विकल्पी की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी जो लंबा है, और यह समान युग्म विकल्पी की उपस्थिति में ही अपना दृश्य प्रारूप जो प्रभाव जो होती है वो उत्पन्न करता है, जैसे कि दोनों जो है स्मॉल टी जो कि बौना है। तो यह प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर, जो कि बहुत बार पूछा गया है परीक्षा में और पूछा भी जा सकता है आगे भी। यह प्रश्न की ये भी अंतर वाला है। समयुग्माजी और विषमयुग्माजी में अंतर स्पष्ट करें। समयुग्माजी और विषमयुग्माजी में क्या क्या अंतर है इसके बारे में बताना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर समयुग्माजी और यहाँ पे है विषमयुग्माजी। चलिए अब समयुग्माजी को हम समझते हैं। आखिर भाई समयुग्माजी होता क्या है? यह एक विशेषक के लिए शुद्ध होता है तथा तद्रुप प्रजनन होता है, अर्थात समयुग्माजी व्यक्ति उत्पन्न होता है। और विषमयुग्माजी यह कभी कभी शुद्ध होता है तथा स्वपरागण से ही विभिन्न जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप के साथ संतति उत्पन्न करता है, जैसे कि दोनों क्या है कि कैपिटल टी, दोनों युग्म विकल्पी के लक्षण एक समान होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए दो आपका कैपिटल टी और दो स्मॉल टी, दोनों युग्म विकल्पी क्या कहता है लक्षण के एक समान ही होते हैं। विषमयुग्माजी में युग्म विकल्पी असमान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक आपका कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी, यह केवल एक प्रकार के युग्मक उत्पन्न करता है, एक प्रकार के, और यह दो अलग अलग प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। सभी का अलग अलग है अंतर, तभी तो एक अंतर अलग अलग कहा जाता है, नहीं तो फिर सब क्या अंतर कहा ही नहीं जाता, ये तो आपका डिफिनेशन हो जाता है। फिर ये देखिए प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग का निर्धारण होता है कि ये लड़का है ये लड़की है, यह कैसे होता है कि सबसे बड़ी सवाल होती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार होता है कि आखिर ये कैसे होता है। चलिए आज को वही आपका डाउट क्लियर करते हैं। मानव में कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ये आपका प्रश्न आ सकता है कि मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े। चलो को उदाहरण समझाते हैं, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 23 जोड़े, क्या कर 23 जोड़े, तो 23 जोड़े क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं। लिख दे रहे हैं 23 जोड़े क्रोमोसोम, 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं किसमें? तो आपका मानव में होते हैं। मानव में 23 जोड़े क्रोमोसोम मानव में होते हैं, जो बहुत खास है। ये आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है और ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसलिए जरूरी है इसका बताना। इसमें 22 जोड़े जो नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इसमें 22 जोड़े जो क्रोमोसोम होते हैं और नर और मादा में बिल्कुल एक जैसे सेम होते हैं। इन्हें अलिंग क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या होता है इसे? अलिंग क्रोमोसोम इसे बोलते हैं। मादा में एक क्रोमोसोम का एक जोड़ा भी होता है और नर में एक्स के अतिरिक्त एक क्रोमोसोम वाई होता है। क्या होता है? मादा में क्या सिर्फ एक्स पाया जाता है और जो पुरुष में होता है एक एक्स होता है और एक वाई होता है। जो नर लक्षण का निर्धारक होता है। नर में शुक्र जनन के समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर में शुक्र जनन किया होता है इसके समय दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। कुल उत्पन्न शुक्राणु संख्या का 50% क्या कि 50% एक्स होता है और शेष 50% ये आपका वाई होता है। इनके साथ अलिंग क्रोमोसोम हो तो ही हो। मादा में केवल एक ही प्रकार के अंडाणु बनते हैं जिसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। यदि अंडाणु का निषेचन एक्स धारी क्रोमोसोम से हो गया तो युग्मज जो होगा वो मादा व एक्स में परिवर्तित हो जाता है। इसके विपरीत वाई क्रोमोसोम धारी शुक्राणु से निषेचन होने पर नर संतति के जन्म लेती है। तो चलिए ये जो है आपको समझ में होता नहीं आएगा, चलिए इसको डिटेल से हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए ये है आपका पुरुष, मान के चलिए यह है आपका पुरुष। आपको लिखिए तो आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से। ये आपका पुरुष है और यहाँ पे है ये स्त्री, ये आपका स्त्री। अब इसको कैसे आप समझेंगे? देखिए इसमें जो होता है क्रोमोसोम कितना पाया जाता है, इसमें क्रोमोसोम जो पाया जाता है, अब चलिए इसको बताते हैं आपको। ये आपका क्रोमोसोम, इसमें जो पाया जाता है क्रोमोसोम, ये आपका पुरुष जो है इसमें एक्स और वाई पाया जाता है। दो प्रकार क्रोमोसोम पाए जाते हैं और स्त्री में क्या होता है इसमें एक्स पाया जाता है, एक्स और एक्स। अब देखिए जब मैथुन के क्रिया जब भी आप क्या करते हैं संबंध बनाते हैं, इसमें आपका एक्स जो होता है ये एक्स, और ये जो आपका पुरुष का एक्स होता है और महिला का एक्स मिलता है, जो क्या होता है ये संतान जो होती है वो लड़की होती है। यहाँ पे देखिए ये है आपका संतान लड़की होगी। और जब पुरुष का जो वाई क्रोमोसोम जब स्त्री के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है तो ये जो संतान एक्स और वाई, तो यह जो संतान होता है ये होता है लड़का। यही होता है एक्स और वाई का क्या होता है मतलब। तो आप समझ चुके होंगे कि लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो यही है चक्कर, आप समझ चुके हैं इसमें। ये आपका कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में कुल 23 क्रोमोसोम होते हैं, यह हम पहले ही बता चुका है। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो क्या करिए इसको आपको कैसे एक दो बार पढ़ेंगे या फिर कैसे रट सकते हैं तो रट लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा ही रहेगा। तो आज का ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे।
जल्दी हमें कमेंट करके बताना कि आज का ये क्लास कैसा लगा। और बायोलॉजी आपका सबसे पहला दिन है, इसलिए हम बायोलॉजी भी आपको बहुत अच्छी तरह से करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन सभी करवाने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए, आपका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।